रमेश जी अपने आंखों में आंसू भरे हुए अपने कमरे में बैठे थे और लगातार दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारे जा रहे थे और अपने के साथ बिताए हुए वो सुनहरे पलों को याद कर रहे थे। उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्हें अपना जीवन बहुत ही बड़ा बोझ लगने लगा था। आज सुबह से रमेश जी की हालत बहुत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद रोजाना बासी खाना खाने के कारण उन्हें गैस की समस्या हो गई थी। आज उनका बेटा आकाश भी जल्दी ऑफिस चला गया था। रमेश जी ने अपनी बहू को कहा, आकाश को फोन मिलाकर घर को बुला लो, मेरी ये तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। रमेश जी ने इतना ही कहा कि बहू प्रिया उन पर चिल्ला पड़ी, बाबूजी, आपको तो कोई काम होता नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चे बढ़ाने के लेकर। वो अभी ऑफिस काम करने गए हैं और आपके लिए काम छोड़कर तो नहीं आ सकते। कितनी बार कहती हूँ, जितना पचा उतना ही खाना खाया करो। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते आप। सारा दिन मुंह चलाते रहते हैं। इस उम्र में बुढ़ापे में भी जी पर काबू नहीं रखेंगे तो उल्टियां तो आएंगी ही। बहू की खरी खोटी बातें सुनकर रमेश जी चुप होकर अपने कमरे में वापस आकर बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी कि जब भी उनको उल्टियां या पेट खराब होता था तो उनकी पत्नी उन्हें पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर देती थी, जिसे पीने से बहुत ही आराम मिलता था। नींबू पानी बनाने के लिए उन्होंने अपने पोते को आवाज दी और बोले, बेटा जरा सा नींबू पानी बना दो। पोते उनके लिए नींबू पानी बनाकर लाया। नींबू पानी पीने के बाद जब रमेश जी ने गिलास रखा तो वो कमजोरी से कांपते हुए हाथों से गिलास नीचे गिर गया और गिलास कांच की होने के कारण से टूट गया। जैसे ही गिलास टूटने की आवाज प्रिया ने सुना, वो अपने कमरे से भागकर वहां पहुंची। अब तो प्रिया ने बाबूजी को ताने की बरसात कर दी। आप जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आपको तो कोई काम है नहीं, मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो और ये गिलास भी तोड़ दिया। बहू की एक एक बात उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। अब दोपहर के 4 बज गए थे और कमजोरी और उल्टियों की वजह से उनका पेट खाली हो चुका था। तब उन्हें बहुत जोर की भूख लगी, लेकिन बहू से बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो खुद ही उठे और किचन में खाना निकाले। खाना लेकर जैसे ही वो अपने कमरे में जा ही रहे थे कि प्रिया ने उन्हें टोका, अरे बाबूजी, अभी तो थोड़ी देर पहले आप उल्टियां कर रहे थे और आपको अब भूख लग गई। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके उल्टियां करने से घर में कितनी गंदगी फैल गई है। पहले जाइए और उन्हें साफ कीजिए। और प्रिया ने उनके हाथ से खाने का प्लेट छीन ली। भूख और लाचार से तड़पते हुए रमेश जी ने केवल अपने बहू को देखते रह गए। सुबह से शाम हो गया, लेकिन रमेश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला भी नहीं गया था। शाम को जब उनका बेटा आकाश घर लौटा तब बोला, बाबूजी, क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रमेश जी ने अपना हाल बताया। इस पर आकाश बोला, आप मुझे बताते तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू बोल रही थी कि जैसे ही बाबूजी कुछ कह पाते, उनकी बहू उनकी तरफ देखकर गुस्से से घूमने लगी। रमेश जी वही चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, आकाश ने पूछा। बेटा, मैं कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तुम कल ऑफिस जाओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 3 दिन पहले ही लाया था, मैंने प्रिया को दे दी थी। प्रिया, तुमने बाबूजी को दवाई नहीं दी क्या? प्रिया बोली, जी मैं वो काम में भूल गई थी, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन सुबह जब आकाश उठा तो देखा बाबूजी किचन में बर्तन धो रहे थे। आकाश ने कहा, अरे बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी ने कहा, बेटा कुछ भी नहीं, दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ये बात सुनकर आकाश चुप हो गया और जब आकाश ऑफिस काम पर चला गया तो बहू ने बाबूजी से कहा, अच्छा, तो दवाइयाँ ना मिलने पर क्या आप मेरी शिकायत मेरे पति से करेंगे और आज आप उनके सामने बर्तन धोने लगे? थोड़ी देर बाद नहीं धुल सकते थे? आपको दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ।
तो आज भी आपको खाना नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर रमेश जी बहू के आगे हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। बहू, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। इतना कहते ही रमेश जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। बहू ने थोड़ी सी दया का भाव दिखाते हुए रात की बासी रोटी दे दी और चाय देते हुए बोली, आज तो आपको रोटी चाय दे रही हूँ, पर अब आगे से आपने मेरी शिकायत किसी से भी की तो अपना हाल सोच लेना। इतना कहकर प्रिया वहां से चली गई मार्केट। रमेश जी रोटी चाय लेकर अपने कमरे में गए और अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए बोले, देख रही हो ना तुम, ऐसा खाना भी कोई देता है। उनकी पत्नी को गुजरे 7 महीने हो गए थे। वो 7 महीने वही जानते हैं कि एक एक पल कैसे बिताए हैं। खैर, रमेश जी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए थे, इसलिए बड़े चाव से खा रहे थे। अगले दिन रमेश जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को काम से लौटते वक्त बनवाते आना। बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल ही टूट गया है। ऐसा बोलते ही आकाश ने प्रिया को आवाज लगाई और कहा, आज ही बाबूजी को लेकर उनकी आंखों का भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए एक नया चश्मा भी बनवा लेना। प्रिया ने आकाश के सामने तो हाँ में हाँ भर दी थी, पर आकाश के ऑफिस जाते ही गुस्से से बाबूजी पर भड़क उठी। बाबूजी, आपको चैन नहीं मिलता क्या? रोज कोई ना कोई नया कर्जा लेकर आ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने आकाश को बोल दिया, और तुम भी जानती हो कि मैं कभी भी फालतू का खर्च नहीं करवाता। रमेश जी ने लाचार और बेबस भरे लफ्जों में कहा। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत आन पड़ी हो। सारा दिन तो आप घर में ही बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपको 2 वक्त की रोटी खानी है तो आप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसा चलता रहा तो देखना, एक दिन आपको यहाँ से वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी। रमेश जी के पोते रोज रोज ये सब बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, दादाजी के साथ इस तरह से सलूक क्यों करती है आप? पापा के सामने तो आप उन्हें बहुत अच्छी इज्जत देती है और कुछ भी नहीं बोलती। ये सुनकर प्रिया अपने बेटे को 2 चमेट लगाई और बोली, किसने सिखाया है तुम्हें ये सब बातें? खबरदार, आज के बाद दादाजी के पास बैठा तो। ऐसा बर्ताव देखकर रमेश जी का कलेजा तो मानो जैसे छन्नी सा हो गया। रोज रोज इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी से तो रमेश जी की सहनशीलता भी जवाब देने लगी कि वो अपने बेटे को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन यही सोचकर चुप हो जाते थे कि वो घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते थे और अपने बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। रमेश जी बहुत सोचे कि क्या करूं, किससे कहूं। इन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर ये बात अपने बेटे से बताएंगे तो वो बहू को नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद आकाश हर रोज की तरह ऑफिस चला गया और पोता स्कूल चला गया था और बहू भी तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गई। तो रमेश जी बहुत सोच समझकर बिना किसी से कहे वो घर छोड़कर चले गए। उनके आंखों में आंसू का धारा बहने लगी। बहू की एक एक बात उनके कानों में गूंज रही थी। इधर प्रिया जब घर आई तो देखी बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने घर के सभी कमरों में देखा पर बाबूजी ना मिले। अरे, ये बाबूजी बिना बताए कहाँ चले गए? आज आने दो उनको, सबक सिखाती हूँ। ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। देखते ही देखते शाम हो गई। बेटा भी स्कूल से घर आ गया और आकाश का घर आने का समय हो गया था, लेकिन रमेश जी तो अभी तक घर नहीं आए थे। तभी प्रिया को घबराहट होने लगी, क्योंकि आकाश तो आते ही बाबूजी के कमरे में उनसे मिलने जाते हैं। आकाश के सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हो गई थी? ये सब बात सोचकर प्रिया डर गई। आखिर आकाश ने उस पर इतना विश्वास करके उनकी देख और आकाश के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग बहुत अच्छे से निभाती थी मैं। कुछ ही देर में आकाश जब घर आया तो बाबूजी के कमरे में गया तो देखा बाबूजी तो कमरे में है ही नहीं।
इस पर उसने अपनी पत्नी प्रिया से पूछा तो प्रिया डरते हुए बोली, आज सुबह से बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ चले गए? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं मार्केट गई थी। आकाश को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। पहले वो आस पड़ोस में बाबूजी को खोजा। जब पड़ोसियों को बाबूजी का पता चला कि वो घर छोड़कर चले गए तो उन्होंने प्रिया का पोल खोल दिया कि कैसे प्रिया घर का सारा काम बाबूजी से करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं देती थी। ये सब सुनकर जैसे आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे वो समय याद आने लगा जब बाबूजी उससे कुछ बोलते थे, वो बीच में ही रुक जाते थे। कितना लापरवाह था मैं, जो कि मैं अपनी पत्नी पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने पिता की भावनाओं का हाल नहीं समझ पाया। ये कहकर आकाश बाबूजी की खोज में हर तरफ पागलों की तरह लग गया। अचानक से उसे याद आया कि बहुत समय पहले बाबूजी अपने गांव जाने के लिए बोल रहे थे। वो वही के लिए निकले होंगे और वो शायद रेलवे स्टेशन पर ही हो। आकाश जल्दी से गाड़ी पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे बाबूजी कहीं भी नहीं मिले। वो थका हारा सामने ही प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी तो देखा कि बाबूजी बैठे हुए हैं और उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें रोता देखकर आकाश को अपने कलेजे पर 100 छुरियों चलने का एहसास हुआ। जो बाबूजी अपने आत्मविश्वास, स्वाभिमान, इज्जत, प्रतिष्ठा के साथ रहा करते थे, वो आज मेरी वजह से इस हाल में है। आकाश भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचकर बाबूजी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को रोता देख रमेश जी भी अपने आप को संभाल ना सके और गले लगाकर खूब रोए। बाबूजी, मैं सब जान गया हूँ कि प्रिया ने आपके साथ कैसा सुलूक किया है, आप पर कितना अत्याचार और दुख दिया है, पर आज तक आप चुप रहे। आज तक जो हुआ सो हुआ, बस आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रिया ने आपको जितना दर्द दिया है उस एक एक का हिसाब उसे देना ही पड़ेगा। बाबूजी, आप मेरे साथ घर चलो। आकाश बाबूजी का हाथ पकड़कर घर को ले जाने लगा। तभी रमेश जी ने घर जाने से इनकार कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर मैं वापस घर नहीं जा सकता। आकाश किसी भी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस आया और घर देखकर बिना कोई सवाल किए ना ही उसे बोलने का मौका दिया और आते ही उसके मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिया। यह सब मंजर पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर आकाश को नहीं रोका। आकाश को इतने गुस्से में देखकर प्रिया का तो होश ही उड़ गया था। जलील औरत, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को देखने का मौका दिया था और तूने मेरा विश्वास का फायदा उठाया। मैं तो यही सोचा था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश है, लेकिन तूने तो उनका जीना हराम कर दिया था और मेरे सामने संस्कारी होने का ढोंग करती थी। जितना दुख तूने मेरे बाबूजी को दिया है, मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तू अभी इसी वक्त फौरन मेरे घर से चली जा। आकाश ने प्रिया के मायके फोन करते हुए उसकी माँ को कहा, आज और अभी से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आप आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। मैं तलाक का नोटिस आपके घर पहुँचा दूंगा। आकाश ने जो किया वो सब देखकर प्रिया हक्की बक्की रह गई। तभी रमेश जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारे बच्चे पर क्या बीतेगा। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, मुझसे पहले ये घर आपका है।
इस घर के मालिक आप हो। अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो प्रिया जाएगी। मुझे अपने पिता की जरूरत है, पर उसको अपने ससुर की जरूरत नहीं है, इसलिए वो घर को छोड़कर जाएगी। ये कहकर आकाश प्रिया के कपड़े बैग में पैक करने लगा। प्रिया जोर जोर से रोने लगी और बाबूजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने जरा सा भी नहीं सोचा कि माँ जी के जाने के बाद आप कितने अकेले हो गए होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज वही प्रिया बाबूजी से माफी मांग रही थी जो कभी उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। रमेश जी बहू से बोले, बहू, आकाश मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसका जीवन कभी भी दुख में नहीं देख सकता। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने ही बेटे का घर टूटता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देख निर्लज, जालिम औरत, बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितना जुल्म ढाए, फिर भी उन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से प्रिया का व्यवहार एकदम से बदल गया। अगले दिन प्रिया सुबह बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय। आज रमेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून का सांस लेकर सारी चिंताएं दूर होकर निहार रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को आकाश जैसी औलाद दे। दोस्तों, जिस तरह हमारे माँ बाप हमें बचपन में राजकुमार और राजकुमारी की तरह पालते हैं, उसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको राजा की तरह सेवा करें और उनका ख्याल रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।